हे गाइस, वेलकम बैक टू अनुशाला बाय अनुश्री। आज हम समरी सीरीज में क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके लिए भी ज़रूरी है कि एक लिमिटेशन तय हो, और ये लिमिटेशन तय करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एज यूजुअल कहानी शुरू किससे होगी? एक केस स्टडी से। ठीक है, चलो सबसे पहले ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अगर हम वेग टर्म्स में समझना चाहें तो इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी कंट्री का जो सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा लॉ है, सबसे सुप्रीम लॉ है, उसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जितने भी लॉज बनेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, सारी की सारी उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही होंगी। ठीक है, सर्टेन बेसिक रूल्स आर लेड डाउन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स हैव टू फॉलो। जो गवर्नमेंट और सिटीजन्स को फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब केस स्टडी समझते हैं। साउथ अफ्रीका से शुरू होती है। साउथ अफ्रीका में सबसे सदर्न मोस्ट जो कंट्री है उसका नाम है साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर चलता था एक अपार्थाइड सिस्टम। इनिशियली इट वाज दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ब्रिटिशर्स या जिनको हम यूरोपियंस कहें वो वाइट्स थे। ठीक है, अफ्रीका के लोग ब्लैक्स, और यहाँ पर एक और रेस पाई जाती थी जिसको कलर्ड कहा जाता था। ये कलर्ड कौन थे? जो ना तो वाइट थे और ना तो ब्लैक्स थे। ठीक है, जैसे कि इंडियंस या दूसरी एशियन कंट्री से अगर लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं काम के लिए, सेटलमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उनको कलर्ड रेस कहा गया। राइट, अब अपार्थाइड जो चल रहा था यहाँ पर, ये क्या था? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। आपकी स्किन का जो कलर होता है उसके बेसिस पर क्या कर रहे थे यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेशन। जो वाइट्स थे उनको लगता था जस्ट बिकॉज वो उनका कलर फेयर है, ठीक है, तो दे आर सुपीरियर। ठीक है, और ब्लैक्स क्योंकि उनका स्किन कलर डार्क है तो उनको क्या माना गया? इन्फीरियर माना गया। ठीक है, तो तीन यहाँ पर रेसेस बन गई, ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऑपरेस्ड कौन था? सबसे ज़्यादा सप्रेस किसको करके रखा गया था? ब्लैक्स के लिए। अपार्थाइड कलर्ड के लिए भी मुश्किल था, लेकिन उतना नहीं था जितना ब्लैक्स के लिए था। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेशन किया गया। और ये सेग्रीगेशन क्या था? सेग्रीगेशन यानी अलग अलग कर देना। ठीक है, यहाँ पर हर काम के लिए ब्लैक्स को परमिट लेना पड़ता था अगर वो वाइट्स की कॉलोनी में जा रहे हैं तो। ठीक है, एक तो उनको ईजिली एक्सेस थी नहीं कि वो वाइट्स की कॉलोनी में जाएँ, लेकिन अगर वो किसी काम के लिए जा भी रहे हैं तो परमिट लगता था। ठीक है, परमिशन लगती थी। जहाँ पर वाइट्स सेटल्ड थे वहाँ पर ब्लैक्स नहीं आ सकते थे। जहाँ जिन बसेस में, ट्रेन्स में, ठीक है, या पब्लिक एरियाज़ में जहाँ पर वाइट्स जा रहे हैं वहाँ पर ब्लैक्स नहीं जा सकते थे। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ किया जा रहा था? ब्लैक्स के साथ। ठीक है, 1950s तक क्या चल रहा था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम कहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक सारे काम को करने वाला एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। ये अपार्थाइड के अगेंस्ट काम करता रहा। कैसे काम कर रहा था? ये रैलीज निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, वाइट्स के अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट्स चलाने की कोशिश कर रहे थे कि एटलीस्ट आप अपार्थाइड जो है उसको ख़त्म करें। ठीक है, अगर आपने मुझसे ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पर भी पढ़ा है ये चैप्टर डिटेल में, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अफ्रीकन्स यहाँ पर यूरोपियन से काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको इन्फीरियर बनाकर रखा, उनके साथ अपार्थाइड जैसा काम किया गया और वो सहते रहे। उसका कारण क्या था? उनको एक तरीके से इतना ज़्यादा सप्रेस किया गया था कि वो खुद ये बात मानने लगे थे कि हम सप्रेस करने के लायक हैं, या अगर ये हमें सप्रेस कर रहे हैं तो हम इनका अपोज नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस गलतफहमी को दूर करने का काम किया। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर इमर्ज होता है जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपार्थाइड के अगेंस्ट। ठीक है, और इसी चक्कर में इनको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। राइट, जेल के अंदर इनको बंद किया जाता है, बट फाइनली आफ्टर 28 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला को जेल से रिलीज़ किया जाता है जब अपार्थाइड खत्म होता है 26 अप्रैल 1994। ठीक है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला 28 ईयर्स तक जेल में रहे। ठीक है, और क्यों रहे? क्योंकि वो अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे और लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। राइट, अपार्थाइड खत्म होता है और यहाँ पर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती है। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका काम क्या था? लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक बहुत अजीब सी बात लगेगी कि अपार्थाइड खत्म हुआ। ठीक है, इतने सालों तक ब्लैक्स जो थे उनको सप्रेस करके रखा गया वाइट्स के द्वारा, लेकिन जब फाइनली अपार्थाइड खत्म होता है, अफ्रीका इंडिपेंडेंट होने लगता है, तो ये मल्टी रेशियल गवर्नमेंट क्यों बनाता है? ठीक है, मतलब ये चाहते तो सिर्फ ब्लैक्स की गवर्नमेंट बना सकते थे, थोड़ी बहुत जगह कलर्ड को दे सकते थे, वाइट्स को भी इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में शामिल किया। ठीक है, और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि लीडर्स उनके वैसे थे। ठीक है, जैसे अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रहने के बाद जब वापस आते हैं तो वो अपने लोगों को ये समझाते हैं कि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, वाइट्स को माफ़ कर दो, उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया, और हम एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बनाते हैं, इनको भी यहीं रहने दो, हम भी यहीं रहते हैं, और किसी एक का दूसरे के ऊपर हावी होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बनाते हैं मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, राइट। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी था, क्यों? क्योंकि अगर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट बना रहे थे तो भाई ब्लैक्स किस बेसिस पर वाइट्स के ऊपर भरोसा करेंगे कि दोबारा हमारे साथ अपार्थीड जैसा कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। और वाइट्स को कैसे भरोसा होता कि ब्लैक्स के साथ हमने जो किया है इसके लिए हमें माफ़ कर चुके हैं, हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, राइट। इसके लिए ट्रस्ट डेवलप करने के लिए इन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर सारे प्रोविजंस क्लियरली लिख दिए, राइट। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया के लिए सेट करता है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, समझ चुके हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगेन अभी हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन देखी थी, और अब इसमें भी एक डेफिनेशन आप देख सकते हो, सेट ऑफ रिटन रूल्स टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल सिटीजन्स। जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो सब के सब उसको यूनानिमसली जब एक्सेप्ट करते हैं तभी आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन की उपाधि दे सकते हैं। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड द गवर्नमेंट एज वेल। सिटीजन्स का आपस में कैसा रिलेशन रहेगा, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और गवर्नमेंट के भी सेम फंक्शंस, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, ये सब कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। देन एंश्योर्स ट्रस्ट ओवर ईच अदर। ट्रस्ट बनाने का काम कर रहा है, लिखा गया है और वो जस्टिफाई होगा, ठीक है, वो जस्टिसिएबल है। यही सबसे बड़ी लोगों को एक सहारे की बात लगती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके अगेंस्ट जाता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, ठीक है। सेट लिमिट्स फॉर दी अथॉरिटी। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए एक लिमिट तय करता है कि भाई यही आपकी लिमिट है, इसके बाहर आप नहीं कदम रख सकते, ठीक है। अगर आप रखते हैं तो फिर आपके ऊपर भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट लगा रहा है, तो आपके ऊपर भी उसके चार्जेस लगेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करता है कि रूलर्स कैसे इलेक्ट होंगे, ठीक है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, लोगों की ड्यूटीज़ और राइट्स क्या हैं, और सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है, ठीक है। क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बोल ही रहे हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। कुछ भी है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करते हैं तो उस काम को नलीफाई किया जाएगा, वहाँ पर जुडिशरी एक्शन लेगी, ठीक है। एंड एज वेल एज एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। लोग कैसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, ठीक है। क्या आप प्रोग्रेसिव तरफ सोचते हो, ठीक है, या क्या आप क्या बोलते हैं रूढ़िवादी को, भूल गई, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, या क्या आप ऑर्थोडॉक्स ख्यालों की आपकी सोसाइटी है, जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही लोग वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम प्रोग्रेसिव नहीं है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेसिव बातें लिखेगा तो हम मानेंगे ही नहीं, ठीक है, हम उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं देंगे। और अभी हमने देखा कि कंट्री के सारे लोगों का एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे लोग हैं उनके एस्पिरेशंस क्या हैं वैसा ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और आप किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उस सोसाइटी की जो एक कॉमन समझ है, ठीक है, कॉमन सोच है, उसका पता लगा सकते हैं, राइट। अब देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, देखो हम आज़ाद हुए 1947 में, राइट। आज़ाद हुए और साथ में हमारे जो टेरिटरी था उसका एक हिस्सा निकल के अलग से क्या बन गया, पाकिस्तान, ठीक है। तो हमें जैसे इंडिपेंडेंट होने की खुशी तो थी, लेकिन हमें पार्टीशन मतलब जो अलग अलग हिस्से हुए उसका भी बहुत बड़ा दुख था। और साथ में पार्टीशन के समय बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत सारे क्राइम्स हुए, वो एक अलग तकलीफ की बात है, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि 1947 में आज़ाद होने के बाद ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत करी, बिल्कुल भी नहीं। हम उसके पहले ही काफ़ी कुछ काम कर चुके थे। 1928 में जब काफ़ी दुनिया को पता भी नहीं था, मोतीलाल नेहरू और इनके साथ कुछ और कांग्रेस के मेंबर्स जो थे उन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, ड्राफ्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। लेकिन देखो काफ़ी पहले की बात है, इंडिपेंडेंस है 1928 की, तो इसको उतनी ज़्यादा मान्यता मिली नहीं। बट इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस ऐसे थे, मतलब लोगों के दिमाग में था कि भाई अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो हम कैसा बनाएंगे, हम क्या क्या चीज़ें उसमें डालेंगे, ठीक है। 1931 में कराची सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। मतलब जब यहाँ पर ऑलरेडी ये बात समझ में आ चुकी थी कि भैया पार्टीशन जो है वो हो सकता है, हुआ नहीं था क्योंकि 1931 काफ़ी दूर है 1947 से। बट मुस्लिम लीग जो थी उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, है ना। वहाँ पर ये था तय किया गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए, इसके लिए मतलब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने से पहले हमारे पास कुछ और सोर्स भी थे, जैसे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ले ली, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी लोग हमारे लीडर्स थे,
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे पहले, ठीक है, या जिन्होंने इंडिया की पार्लियामेंट में ब्रिटिशर्स के साथ कुछ काम किया था, लीडरशिप ली थी, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज में रहे थे, इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं एक आइडिया लग गया था कि डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, इसमें इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं, लॉ कैसे बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट और डिस्कशन कैसे किया जाता है, इन सब का जो थोड़ा बहुत अंदाज़ा था वो हमारे लीडर्स को लग चुका था। तो इनको पता था कि कैसे बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या चीज़ें रखनी है। और एक और बात ये थी कि हमारी कंट्री से पहले कई सारी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी थी, ठीक है। तो हमारे लीडर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन लोगों ने उनको पढ़ा और जो भी चीज़ें उनको सही लगी उन्होंने उस कंसेप्ट को मॉडिफाई किया इंडिया की कंडीशंस के अकॉर्डिंग और फिर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, ठीक है। और इस काम को करने के लिए स्पेसिफिकली हमने एक असेंबली या एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कैसी वैल्यूज़ को डालना था, ये दोनों सेशन से हमें एक बात, ये दोनों घटनाओं से हमें एक बात समझ में आती है कि लीडर्स के दिमाग में एक कॉमन आइडिया था कि हमें अपने लोगों को क्या देना है। हमें डेमोक्रेसी तो बनानी थी, हम जानते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना चाहते थे सबको, इक्वालिटी, लिबर्टी, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ये सारी चीज़ें हम अपने लोगों को देना चाहते थे। यहीं पर अगर हम देखें तो कुछ लीडर्स जो थे वो सामने आते हैं, ठीक है। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे। इन सारे लोगों के दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज़ थे जिनको कंबाइन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, ठीक है। जैसे कि BR अम्बेडकर का मानना था कि भाई माइनॉरिटीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, या जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको काफ़ी समय से आप पीछे धकेलते आए हो, ठीक है। तो अब हमें उनको आगे लाने का समय, बराबरी देने का समय है ना। महात्मा गांधी ने विलेजेस की बात करी थी, पंचायत की बात करी थी, ठीक है, स्वराज की बात करी थी कि भाई हम सारे लोगों को अपना अपना काम हम खुद करेंगे, विलेजेस सशक्त हो जाएंगे तो ऐसे पूरी कंट्री जो है वो पावरफुल होगी। तो ये सारे आइडियाज़ को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। कंसेप्ट्स फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनसे भी हमने बहुत सारे कंसेप्ट लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, ठीक है, जिनको हमने मॉडिफाई किया इंडिया के अकॉर्डिंग। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। ये इलेक्टेड थी, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्टेड नहीं थी। पूरे इंडिया के लोगों ने इसमें वोट नहीं दिया था। तो किसने वोट दिया था? और अगर इलेक्टेड है तो किसी ने तो वोट दिया है। ये थे प्रोविंशियल असेंबली के लोग, जो अलग अलग प्रोविंसेस उस समय एग्जिस्ट कर रहे थे। उनमें जो असेंबलीज थी उनके लोगों को वोट करने का मौका मिला और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया भर से बहुत सारे अलग अलग कोने से बहुत सारे लीडर्स आए, पढ़े लिखे आए, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले आए, और उन सब ने बैठकर साथ में यूनानिमसली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक। पार्टीशन, लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी 1946 में, जुलाई 1946 में इलेक्शन हो गया था, लेकिन जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते उससे पहले ही हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके भी दो हिस्से हो गए थे, एक जो इंडिया के लिए काम कर रही थी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और दूसरी जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम कर रही थी, ठीक है। तो हमने उसके बाद उनको छोड़ दिया और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर ध्यान दिया। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। ये डेट कहाँ लिखी है? ये लिखी है हमारे प्रीएम्बल में, राइट। और 26 जनवरी 1950 को हमने उसको एनफोर्स कर दिया। 2 महीने बाद हमने इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। इस दिन अडॉप्ट कर चुके थे हम, ठीक है। और 26 जनवरी जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन हमने इसको लागू कर दिया था, एनफोर्स कर दिया था, ठीक है। और जब एक सवाल और पूछा गया भाई चैप्टर के एंडिंग में कि भाई हम अब तक इतने सालों के बाद तक इंडिपेंडेंस के हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं। और क्यों ट्रस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि कंसेंसस से बना था, सबकी सहमति से बना था। हमने देखा कि इंडिया के अलग अलग कोने से पूरी ज्योग्राफी जो इंडिया की थी वो इसमें कवर हो गई थी, अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेशन आया था, ठीक है। और सारे लोगों ने कंसेंसस से मिलकर क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो इतने सारे लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतने डिबेट्स करे, इतने डिस्कशंस किए, तो हम उसकी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। उसकी लेजिटिमिटी पर क्वेश्चन करना नहीं सही है इस समय, ठीक है। या हम कहेंगे कि हम करते ही नहीं क्योंकि हमें पता है कि इतने सारे लोगों ने उसको बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गुंजाइश छोड़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर थोड़ा आउटडेटेड लगे, ठीक है, कुछ गलत लगे या और कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हो आप। मतलब अमेंडमेंट्स आर पॉसिबल, कंसिडर किया जाएगा अमेंडमेंट्स को। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई 70-75 साल पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी को फॉलो करोगे आप, नहीं। हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। साथ में डिबेट्स और डिस्कशंस करके बना था और आगे भी हम कर सकते हैं। इसलिए हमें पता है कि भाई कुछ भी चीज़ गड़बड़ होगी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए वो चीज़ चलती आ रही है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स नहीं किए जा सकते तो इतने साल तक कॉन्स्टिट्यूशन चलने की कोई भी चांसेस नहीं थी,
ठीक है, इसलिए भी आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री, हमारी जितनी डाइवर्स कंट्री है उसको एक साथ जोड़ कर रखना और उसको इतने अच्छे से फंक्शन करा पाना सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। प्रीएम्बल इसमें ऐड किया है। ठीक है, प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है या इंट्रोडक्शन एक तरीके से। ठीक है, मतलब अगर आपको समझना है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है तो आप प्रीएम्बल उठा के पढ़ लो। इसमें ढेर सारे शब्द दिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है। इंडिया के लोगों ने अपने आप को दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और हम अपनी कंट्री को कैसा, मतलब क्या क्या चीज़ें हम अपनी कंट्री को देना चाहते हैं, हम कैसा बनाना चाहते हैं, तो 5 टर्म्स दिए हैं। ठीक है, कैसा बनाना चाहते हैं? सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारे के सारे वर्ड्स मैंने आपको अलग से समझाए हैं। प्रीएम्बल का एक लेक्चर है जो मैं इसके नीचे उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या क्या प्रोवाइड कराना चाहते हैं अपनी कंट्री के लोगों को? इक्वालिटी, लिबर्टी, देन जस्टिस, और साथ में हम क्या इंश्योर कराना चाहते हैं? फ्रेटर्निटी। ठीक है, भाईचारा देना चाहते हैं हम। ठीक है, लोगों की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने किसको दी हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ही लोगों को प्रोवाइड किए हैं। राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अगर आप प्रीएम्बल को डिटेल में रिवाइज करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो आप प्रीएम्बल वाला वीडियो ज़रूर से देखें। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पर इस वीडियो की और वो प्रीएम्बल वाले वीडियो की दोनों की लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिले तो कमेंट्स में आप नोट्स लिखकर ज़रूर से भेजें, तो मैं आपको टेलीग्राम की लिंक भेज दूंगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके PDFs को पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यही सारी चीज़ें याद रह पाएंगी, जो तुम लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हो या पढ़ रहे हो वो उतना याद नहीं रह पाता। ठीक है, सो आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अब तक अगर इंशाल्लाह को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।